हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी बाल भारती विषय पढ़ेंगे। हिंदी बाल भारती में दूसरा विभाग पढ़ रहे हैं। दूसरे विभाग में हम लोग 9वां पाठ शब्दकोश पढ़ेंगे। शब्दकोश पाठ को पढ़ चुके हैं। इस पाठ का स्वाध्याय आज के सेशन में देखेंगे। स्वाध्याय सीखने से पहले हम लोग कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। चलो देखते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है ज्ञानवर्धक। ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान बढ़ाने वाला। ग्रंथालय, पुस्तकालय। अभियान, इसका अर्थ है मुहिम। सुरसर, गंगा नदी को कहते हैं या देव नदी। शब्दकोश यानी शब्दों के अर्थ बताने वाला संग्रह। एक बड़ा सा संग्रह होता है जिसमें बहुत सारे शब्द और उसके अर्थ रहते हैं। तकलीफ, कष्ट। आविष्कार यानी खोज करना। कुछ मुहावरे हैं जैसे गागर में सागर यानी थोड़े में अधिक जानकारी होना। बाजी मारना, विजयी होना यानी विजय प्राप्त कर लेना। बूंद बूंद से सागर बनना यानी थोड़ा थोड़ा संग्रह करके ही बड़ा संचय होता है। इसका अर्थ ये है। स्वाध्याय चलो देखते हैं। पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचनाएं दी गई हैं उसके अनुसार आपको करना है। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो। संजाल में क्या दिया गया है? बीच में आपको लिखा है शब्दकोश में संकेत शब्दों के संक्षिप्त रूप का विस्तृत रूप आपको लिखना है। इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बने हैं, गोला बना हुआ है, तो चारों में आपको कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका जो है संक्षिप्त रूप दिया गया है, विस्तृत रूप लिखना है। पहला ऊपर लिखा है वी का मतलब है यहाँ पर विशेषण। दूसरा राइट साइड में स्त्री लिखा हुआ है, स्त्री का मतलब है स्त्रीलिंग। नीचे आप देखेंगे पु लिखा है, पु का मतलब है पुल्लिंग। लेफ्ट साइड में देखेंगे संग लिखा है, संग बिंदी लगा है, संग का मतलब है संस्कृत। तो इस तरह से जो है चारों बॉक्स में ऊपर आप विशेषण, राइट साइड में स्त्रीलिंग, नीचे पुल्लिंग और लेफ्ट साइड में संस्कृत, ये जो है भर देंगे तो ये जो है आपका संजाल पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिप्पणी लिखो। टिप्पणी आपको लिखना है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना है। पड़ोसी किसे कहते हैं? इस पाठ में पड़ोसी कौन है? तो इसमें पड़ोसी यानी हमारे अगल बगल जो लोग रहते हैं हम उन्हें पड़ोसी कहते हैं। जो पाठ आपने पढ़ा यानी प्रस्तुत पाठ में सलील और नीलिमा के पड़ोस में पत्रकार रामदास रहते हैं। इसके पास वे लोग जो है अपने शब्दों का अर्थ पूछने के लिए गए थे। रामदास कौन है? तो रामदास पेशे से पत्रकार हैं। उन्होंने सलील और नीलिमा को शब्दकोश के बारे में बताया। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ को कैसे देखते हैं इसकी जानकारी दी और शब्दों के संक्षिप्त रूप का अर्थ भी बताया। तो रामदास के बारे में कुछ लिखिएगा। नीलिमा और सलील कौन है? तो नीलिमा और सलील ये विद्यार्थी हैं। उन्हें अध्ययन करते समय दो शब्दों के अर्थ नहीं समझ में आ रहे थे, तो वे अपने पड़ोस में रहने वाले पत्रकार रामदास जी के पास जाते हैं। वहाँ पर उन्हें शब्दकोश की जानकारी मिली, यानी शब्दकोश की जानकारी रामदास जी ने उन्हें दिया। इस तरह से आप और बड़ा लिख सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, छोटा छोटा इसमें टिप्पणी लिखा गया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न शब्दकोश की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखो। शब्दकोश की क्या उपयोगिता है? तो शब्दकोश विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। शब्दकोश के द्वारा कठिन शब्द के अर्थ समझ में आ जाते हैं, जिससे भाषा समृद्ध होती है। शब्दकोश के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा भी सीखने में मदद मिलती है। जैसे इंग्लिश हिंदी से के शब्दकोश की सहायता से इंग्लिश के शब्दों का अर्थ हिंदी में समझ जाते हैं। आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके शब्दों की जानकारी आप कर सकते हैं, उसका मीनिंग हिंदी में आप जान लेते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है चौथा आकृति पूर्ण करो। यहाँ पे आकृति बीच में लिखा गया है सलील और नीलिमा इन शब्दों के अर्थ ढूंढ रहे थे। इसके अगल बगल दो बॉक्स बना हुआ है, कौन से दो शब्दों के अर्थ ढूंढ रहे थे?
तो दो शब्द हैं, पहला अभियान, दूसरा सुरसरी। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अभियान लिखा हुआ है, राइट साइड में सुरसरी, दोनों बॉक्स में ये दो शब्द लिख देना है। उसके नीचे दो भाषाओं के शब्दकोश यानी दो शब्दकोशों के नाम लिखना है। तो राइट साइड में आपको दिखा मिलेगा जो है मराठी हिंदी, लेफ्ट साइड में अंग्रेजी हिंदी। इस तरह से दो भाषाओं के शब्दकोश दो लिखना है। प्रश्न 5वां है, कारण लिखो। इसका कारण क्या है लिखना है। सलील और नीलिमा रामदास के पास गए। इसका कारण क्या है। तो सलील और नीलिमा को दो शब्दों का अर्थ नहीं मालूम था, तो वे रामदास के पास उसका अर्थ पूछने के लिए गए। अगला प्रश्न है, वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका कारण क्या है। शब्दकोश में शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए वर्णमाला का क्रम और 12 खड़ी का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि शब्दकोश में शब्द इसी क्रम में लिखे रहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। क्रम में लिखो। नंदन, अर्थ, ज्ञान, क्षमा, जुगनू, भौतिक ये शब्द दिए गए हैं। तो इनको शब्दकोश में कैसे लिखे जाएंगे, उस क्रम में लिखना है। अ जो है पहला आता है वर्णमाला के क्रम में, तो अर्थ आ गया। फिर जय आएगा वर्णमाला क्रम में, जुगनू हो गया। फिर न आएगा इसलिए नंदन हो गया। फिर भ आएगा इसलिए भौतिक हो गया। फिर छ आएगा क्षमा हो गया। फिर ज्ञ आएगा ज्ञान। इस तरह से जो है वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है। पहले अर्थ, जुगनू, नंदन, भौतिक, क्षमा, ज्ञान। भाषा बिंदु में कुछ ऐसा लिखा गया है जो आपको लिखना है। यहाँ पे भाषा बिंदु है, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, अव्यय शब्द, उनके भेद और वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे अव्यय शब्द है अरे रे, अरे रे। तो कौन सा अव्यय है ये, कौन से भेद है। तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय है, भेद में लिख देंगे। वाक्य बन गया अरे रे, अरे रे तुम यहाँ कैसे, यानी तुम यहाँ कैसे, अरे रे तुम यहाँ कैसे, आश्चर्य व्यक्त किया गया है। दूसरा शब्द है परंतु। परंतु ये अव्यय के भेद में लिखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका वाक्य बनेगा, मंजुला पढ़ने में तेज है परंतु जो है शरीर से कमज़ोर है। ये वाक्य बना दिया गया। मंजुला पढ़ने में तेज है परंतु शरीर से कमज़ोर है, यहाँ वाक्य बनाकर लिख सकती हैं। के कारण तीसरा शब्द है। ये जो है संबंध बोधक अव्यय है। इसका वाक्य हो जाएगा, सुशील के कारण काम बिगड़ गया। ऐसा एक वाक्य बना देंगी। अगला चौथा है आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे। ये जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। की तरफ शब्द है, 5वां शब्द की तरफ। ये संबंध बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर वाक्य बना दिया गया, वह बगीचे की तरफ गया, वह बगीचे की तरफ गया। क्योंकि छठा प्रश्न शब्द है क्योंकि। ये समुच्चय बोधक अव्यय है जो है। इसका वाक्य बनेगा, वह घर गया क्योंकि वह बीमार है, वह घर गया क्योंकि वह बीमार है। अगला है हाय। हाय 7वां शब्द है हाय। ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। हाय अब मैं क्या करूं, कोई ऐसा बोलता है, हाय अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट है तेज। 8वां शब्द तेज। ये क्रिया विशेषण अव्यय है। इसका वाक्य हो जाएगा, घोड़ा तेज दौड़ता है। इस तरह से ये जो है अव्यय वाले शब्द दिए हैं और दूसरे लाइन में दूसरे खाने में भेद लिखा गया है, तीसरे खाने में वाक्य बनाया गया है। आप इनको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो है लेखन के लिए। इसमें लिखा गया है नीचे, यदि वर्षा न होती तो, यदि वर्षा ऋतु नहीं होती तो इस पर निबंध लिखना है। तो छोटा सा निबंध लिखा गया है, यदि वर्षा ऋतु नहीं होती तो वर्षा नहीं होती। आप जानते हैं वर्षा तभी होती है जब वर्षा ऋतु के समय पे वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु ही नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, वही लिखा गया है। यदि वर्षा ऋतु नहीं होती तो वर्षा नहीं होती। वर्षा न होती तो इस प्रकृति में कुछ भी न होता। वर्षा के कारण ही किसान की फसल उग पाती है, हमें भोजन मिल पाता है। वर्षा के कारण ही पेड़ पौधे उग पाते हैं। अगर बरसात न होती यानी वर्षा न होती तो पेड़ पौधे न होते,
क्योंकि जल हर जीव जंतु के लिए या पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है। पेड़ पौधे न होते तो जो है पेड़ पौधे अगर न होते तो हमें ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन न मिल पाती, जो हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वही लिखा गया है, पेड़ पौधे न होते तो हमें ऑक्सीजन न मिल पाती, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वे स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है। यदि वर्षा न होती तो पानी न होता और हम प्यास के मारे अपना जीवन यापन न कर पाते, यानी पानी के बिना हम जिंदा न रह पाते। हर जीव जंतु को जल के बिना इस प्रकृति में हर जीव जंतु को जल के बिना इस प्रकृति में जीवन यापन करना असंभव है। सबको पानी की आवश्यकता है, इसलिए वर्षा का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि वर्षा ऋतु में होती है। अगर वर्षा ऋतु नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। इस तरह से हम छोटा सा निबंध लिख सकते हैं, आप इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्वाध्याय हो जाएगा, आप अपनी कापियों में नोट कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।